हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, हम एक पीवाई की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के सभी पेपर सोल्व करेंगे। और आज हम 2017 के सेट 1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको भी मेरे साथ पेन और नोटबुक लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इक्वल्स टू 84। तो मुझे उम्मीद है आप सबने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बहुत अच्छे पढ़ लिया होगा। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई सीक्वेंस है 2 5 8 11 लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे हम 3 ऐड कर रहे हैं हर बार। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और जो एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है हर बार 3 3 3, इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सिंपली हमें A21 और A7 कैलकुलेट करना है, उसकी हेल्प से हम D कैलकुलेट कर लेंगे। तो A21 कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ANth टर्म का। तो AN हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 D। आप सबने पढ़ा होगा, आसान है ये तो यहां से हम A21 कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा A प्लस N की जगह 21 माइनस 1 D, और ये आ जाएगा A प्लस 20D। सिमिलरली हम 7 भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 D, तो ये आ जाएगा A प्लस 6D। अब हम सिंपली इन दो इक्वेशंस को इस कंडीशन में पुटअप कर लेंगे जो हमें गिवन है। तो हमारा D आ जाएगा। तो क्या है A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। अब A21 की वैल्यू हम 8 प्लस 20D पुटअप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा A प्लस 20D माइनस A7 क्या कैलकुलेट किया था A प्लस 6D। तो A प्लस 6D इक्वल टू 84। अब यहां से हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इक्वल टू 84। सिंपली मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A से A कैंसिल हो जाएगा और 20D माइनस 6D हो जाएगा 14D इक्वल टू 84, और D आ जाएगा 84 अपॉन 14। तो यहाँ से D आ जाएगा हमारा 6। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसका आ गया है कॉमन डिफरेंस 6। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे विद सेंटर O समथिंग लाइक दिस, और इस पे मैं एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट्स ड्रॉ कर दूंगा। और इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। और जो ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट इज T, और अगर मैं OT को ज्वाइन कर दूं तो ये OT ही हमारा क्या हो गया रेडियस A। और हमें फाइंड आउट करना है OP, तो मैं OP को भी ज्वाइन कर देता हूं। और जो ये OP है 60 डिग्री को बाइसेक्ट कर देगा। तो ये आ जाएगा 30 और ये भी आ जाएगा 30 डिग्री। और PT और OT इसके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर आप OPT को ध्यान से देखें तो इसमें 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग OT को हम परपेंडिकुलर बोल देंगे, और जो 90 डिग्री है इसके करस्पॉन्डिंग OP को हम हाइपोटेनस बोल देंगे। यस, तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए। कौन सा यूज कर सकते हैं हम, सोच के बताओ। यस, हम साइन यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यह जाएगा OT अपॉन OP। तो साइन 30 हो जाएगा 1/2। OT की वैल्यू क्या है A, और OP तो हमें फाइंड आउट ही करना है।
सिंपल था यहाँ तक। अब सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो OP इंटू 1 हो जाएगा OP और 2A इंटू A हो जाएगा 2A। तो हमारी जो OP की लेंथ है ये आ गई है 2A। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो हमारे पास एक टावर है ऑफ 30 मीटर हाइट। सपोज इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस पॉइंट को बी बोल देता हूं, और ये जो टावर है ये 10√3 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है ग्राउंड पे। सपोज इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। तो अब मैं ए सी को अगर ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल बना थीटा, इसी को हम बोलेंगे एलिवेशन ऑफ द सन। तो ये आप देख सकते हैं थीटा के करस्पॉन्डिंग जो ए बी है इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और बी सी को बेस बोलेंगे। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशन चाहिए, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, सोच के बताओ। यस, हम tan को यूज कर लेंगे। तो हमारा tan थीटा आ जाएगा P अपॉन बी मीन्स AB अपॉन BC। तो यहां से हम tan थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। AB है हमारा 30 और BC है हमारा √3। तो 10 से हम 30 को 3 टाइम्स कट कर देंगे और √3 से 3 को √3 टाइम्स कट कर देंगे। तो यह आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू √3 और √3 को हम लिख सकते हैं tan 60। आपने पढ़ा ही होगा। तो यहां से अगर हम थीटा को कंपेयर करें तो थीटा हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया है यह आ गया है 60 डिग्री। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन द हीप। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल कितना हो जाएगा, रोटन एप्पल अपॉन टोटल एप्पल्स इन द हीप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल कितना गिवन है 0.18 और रोटन एप्पल्स हमें फाइंड आउट ही करना है और टोटल एप्पल्स गिवन है 900 हियर। तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रोटन एप्पल्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो आ जाएगा 0.18 इंटू 900। तो हमारा रोटन एप्पल आ गया है 162। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट यूज करने हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। और यहाँ पे रूट्स क्या एज्यूम कर सकते हैं हम, अगर एक रूट को हम अल्फा एज्यूम कर ले तो गिवन है वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा हमारा 6 अल्फा। तो अब हमें p कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस b अपॉन a। तो यहाँ पे b कितना है -14, तो -14 लिख लेंगे और a कितना है p, तो अपॉन में p आ जाएगा। यह आ जाएगा 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 अपॉन p। 7 से हम 14 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, तो हमारा अल्फा आ जाएगा 2 अपॉन p। ये तो था सम ऑफ रूट्स। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यूज कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल्स टू c बाई a। तो c कितना है 8 एंड a कितना है p, तो ये आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन p। ठीक है, तो अल्फा हमारा 2 अपॉन p है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 2 अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन p। तो इसको अब सिंपली सोल्व करना है। यहाँ से आ जाएगा 24 अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन p, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 8 से 3 वाइज
डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3p इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो यहाँ से p कैंसिल होके आ जाएगा p इक्वल्स टू 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, दिस इज द प्रोग्रेशन, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म का nth टर्म कैलकुलेट करना है। तो इसमें देख लेते हैं हम, हमारा a हो जाएगा 20 और d आ जाएगा, किसी भी टर्म में से अगर हम प्रीवियस टर्म माइनस कर देते हैं तो वही हो जाता है हमारा d। तो यहाँ पे हम कर देंगे 19 1/4 माइनस 20 और d आ जाएगा, ये हो जाएगा 77/4 माइनस 20। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा -3/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d हमारा नेगेटिव आ गया है, तो इसके कारण हमारा जो AP है वो डिक्रीजिंग AP है। तो कोई पोजीशन पे हमारा 0 आ जाएगा और फिर नेगेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म डिक्रीज होते जा रहा है, सीक्वेंस डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसलिए हम कंडीशन लगा देंगे कि हमारा जो an है वो लेस देन 0 हो जाए किसी n वैल्यू के लिए, तो वही हमारा n हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे n, ये an का फॉर्मूला हो गया है, एंड इट शुड बी लेस देन 0। अब सिंपली हमें ये वैल्यूज पुट अप करनी है, तो a की जगह हम लिख देंगे 20 प्लस n माइनस 1 और d हमारा है -3/4 इज लेस देन 0। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा -3/4 n माइनस 1 लेस देन 0, और इस नेगेटिव टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा लेस देन 3/4 n माइनस 1। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये n माइनस 1 बच जाएगा, ये आ जाएगा 80/3 लेस देन n माइनस 1। तो 1 इधर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 83/3 लेस देन n। इसको फर्दर सोल्व करेंगे। इसी टर्म को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि n ग्रेटर देन 83/3। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहां से हम लिख सकते हैं n ग्रेटर देन 27 2/3। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, लेकिन n हमारा कोई भी 1 2 3 4 इस तरीके से इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27 पॉइंट समथिंग है तो हम इससे थोड़ा बड़ा ले लेंगे, मीन्स हमारा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो हो जाएगा 28, क्योंकि 27 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा इंटीजर होगा हमारा 28। ठीक है, आपको सबको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान था। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ chord ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द chord। तो हमें एक सर्कल बनाना है और इसमें सपोज ये एक chord है AB, A पे और B पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये किसी पॉइंट पे मिलेंगे, सपोज P। तो जो ये एंगल्स बने PAB और PBA, इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारा टास्क है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि जो P पॉइंट है उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी A पॉइंट पे और B पॉइंट पे वो सर्कल पे मीट करती है। तो इसका मतलब है कि PA और PB हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो लेंथ इक्वल होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PAB ट्राइंगल में हमारी दो साइड्स इक्वल आ गई है, तो हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं PAB इक्वल्स टू PBA, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि PA इक्वल्स टू PB था। ठीक है, बस इतना ही लिखना है और ये हमारा आंसर आ गया है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं।
A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. Prove that AB plus CD equals to BC plus DA. तो हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स सर्कल को टच कर रही हो, लाइक दिस. तो हम इसको नाम दे देंगे A, B, C एंड D. और जहां जहां पे सर्कल और क्वाड्रिलेटरल्स टच कर रहे हैं उनको हम बोल देंगे P, Q, R एंड S. ठीक है, इतना कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन. ये तो सिंपल था. अब हम इसमें एक थ्योरम यूज करेंगे सोल्व करने के लिए, जिसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज A से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस AP एंड AS टू द सर्कल, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती हैं. तो हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AS, सपोज दिस इज इक्वेशन 1. और रीजन में लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम A. ठीक है, एग्जाम में ये सब लिखना होता है ताकि मार्क्स अच्छे से मिल सके. तो हम इसी तरीके से B से भी एज्यूम कर सकते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है. तो हम बोल सकते हैं BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ. और रीजन में लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम B. सिमिलरली हम C से भी लिख सकते हैं. तो क्या लिखेंगे, CR इक्वल्स टू CQ, इक्वेशन 3, एंड रीजन इज टेंजेंट्स फ्रॉम C. और अगर हम D से बात करें तो D से लिख सकते हैं DR इक्वल्स टू DS, दिस इज इक्वेशन 4 एंड रीजन इज टेंजेंट्स फ्रॉम D. तो इतना सभी कर सकते हैं. अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे चारों इक्वेशंस को. तो लिखेंगे एडिंग 1, 2, 3 एंड 4. तो ये आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. ठीक है, सिंपली ऐड कर लिया है. तो अगर हम लिखें AP प्लस BP तो ये आ जाएगा AB, यहां से AP प्लस BP. सिमिलरली CR प्लस DR क्या है, CR प्लस DR, तो इसको हम लिख सकते हैं CD. एंड हियर AS एंड DS, AS एंड DS, तो इसको लिख सकते हैं हम AD. एंड BQ प्लस CQ, हियर BQ प्लस CQ, तो इसको लिख सकते हैं BC. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना था. AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस DA. तो BC प्लस DA AD एक ही बात है, कैसे भी लिख लो. तो हमारा ये आंसर प्रूव हो गया. समझ में आया, सब आसान था ये तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. A line intersects the y-axis and x-axis at points P and Q respectively. तो P हमारा y-axis पे है और y-axis पे हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं P as 0, A, x कोऑर्डिनेट इज 0. एंड सिमिलरली Q हमारा x-axis पे है और x-axis पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं B, 0. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज्यूम करना विद रिस्पेक्ट टू y एंड x एक्सिस. इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q. तो मैं एक रफली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं. P इज 0, A एंड Q इज B, 0. और इसका जो मिड पॉइंट गिवन है ये गिवन है 2, -5. तो ये जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली होगा PQ, बट एक रेफरेंस लेने के लिए मैंने लिख लिया है जिससे हम मिड पॉइंट क्लियरली दिख जाए. तो अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेना है और कुछ नहीं. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए हम x कोऑर्डिनेट यूज कर लेंगे. तो क्या होगा, 0 प्लस B/2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मीन्स 2. तो ये क्या है, B/2 इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा B इक्वल्स टू 4. और इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू 4, 0.
आसान था ये। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट पे भी यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू -5, और यहाँ से a अपॉन 2 इक्वल्स टू -5, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू -10 एंड p आ जाएगा हमारा क्या था 0, a, तो हम लिख सकते हैं 0, -10। तो हमारा p एंड q आ चुका है, तो इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। इफ द डिस्टेंसेस ऑफ p फ्रॉम a एंड b आर इक्वल, मीन्स जो p है वो pb के इक्वल गिवन है, देन प्रूव दैट 3x इक्वल्स टू 2y। तो हमें pa और pb में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। मुझे उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छे से सीखा हुआ होगा, तो हम भी देख लेते हैं एक बार। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट के अंदर x1 माइनस x2, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली हम pb में भी यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस -1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा pa इक्वल्स टू pb। अभी हम देखो आप कि रूट में है, तो हम इसमें स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड, तो उससे हमारा जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो रूट कैंसिल होने के बाद हम इन स्क्वायर्स को ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली स्क्वायर्स सोल्व कर लिए हैं स्क्वायर रूट हटा के। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है, तो हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एंड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। जल्दी देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, यस 25 एंड 25 भी कैंसिल हो रहा है एंड फर्दर मोर 1 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो जो हमने कैंसिल होना था वो कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे बचा -10x माइनस 2y इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 2x माइनस 10y। अब हम x वाले टर्म और y वाले टर्म अलग अलग कर लेंगे, तो -10x 2x इधर आके हो जाएगा -2x, और यहाँ पे -10y और -2y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2y। मुझे उम्मीद है अब तक बहुत इजी चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे -12x और ये आ जाएगा -8y। आप देख सकते हैं दोनों साइड माइनस माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 2y। तो यही हमें प्रूफ भी करना था, 3x इक्वल्स टू 2y, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इफ AD नॉट इक्वल्स टू BC देन प्रूव दैट द इक्वेशन हियर हैज नो रियल रूट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स की बात करते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। आप सभी ने बहुत अच्छे पढ़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं D इक्वल्स टू B² माइनस 4AC, और हमें प्रूफ करना है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि नो रियल रूट्स है। ठीक है, तो B क्या होता है, x का कोफिशिएंट मीन्स 2ACBD, तो ये आ जाएगा 2ACBD होल स्क्वायर माइनस 4। A क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो A² प्लस B², और C क्या होता है कांस्टेंट, तो यह आ जाएगा C² प्लस D²। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे सिंपली, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और A² C² प्लस B² D² प्लस 2ACBD। सिमिलरली 4 यहाँ पे भी हम ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा A² C² प्लस A² D² प्लस B² C²।
एंड लास्ट टर्म इज बी स्क्वायर डी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab cd माइनस, क्योंकि माइनस है तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो अब हमें बस ये चेक करना है कि कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं और कौन से टर्म बचेंगे। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर गया, सिमिलरली बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल। अब यहाँ पे बचा 2abcd ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हम यहाँ से माइनस भी बाहर ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, सिमिलरली बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिस टर्म, और यहाँ पे पॉजिटिव है बट हमने एक माइनस बाहर ले लिया है, तो ये आ जाएगा -2abcd। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, -4ad माइनस bc का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर रिवर्स देखें तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ad तो यही टर्म हमारा ऊपर लिखा हुआ है। तो यहां से क्या होगा, AD माइनस BC, और हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि AD नॉट इक्वल टू BC है, तो इसका मतलब AD माइनस BC कभी भी 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो एक पॉजिटिव टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है हमेशा एक पॉजिटिव टर्म होगा, और हमारा एक -4 से मल्टीप्लाइड भी है बाहर, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक नेगेटिव नंबर होगा, तो d लेस देन 0 यहाँ से हम लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एंड लास्ट टर्म इज 45, इसको लिख सकते हैं हम an और l इक्वल्स टू 45, एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू 400। आगे देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स n कैलकुलेट करना है, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है d भी कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। Sn इक्वल्स टू होता है n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ पे हमें Sn भी पता है, a भी पता है, l भी पता है, तो हम n कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो चलिए देखते हैं, तो यह आ जाएगा 400 इक्वल्स टू n, तो हमें कैलकुलेट ही करना है, a क्या है हमारा 5 और l है हमारा 45, तो यहाँ से हम 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 400 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 5 प्लस 45 कितना होता है, जल्दी से बताओ, यह होता है 50, तो 50 से हम 400 कैंसिल कर देंगे 8 टाइम्स, तो n इक्वल्स टू हमारा जाएगा 8 इंटू 2 मीन्स 16, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म या an यूज कर लेंगे, तो an क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार यूज किया होगा। तो an है हमारा 45 और a क्या है हमारा 5 प्लस n तो हमने अभी कैलकुलेट किया है, क्या है 16 माइनस 1, और d हमें कैलकुलेट करना है। तो ये अब इक्वेशन आ गई d में, तो इसको सिंपली हम सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 15d, तो 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 40 और 15d, तो d हमारा आ जाएगा 40/15, और 5 से हम डिवाइड कर देंगे,
तो ये आ जाएगा d इक्वल्स टू 8/3। तो अब हमारे n भी आ गया है और d भी आ गया है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर, 2 points C and D are at distances 4 meter and 16 meter from the foot respectively. If the angles of elevation from C and D of the top of a tower are complementary, then find the height of the tower. तो हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। एक टावर है और यहां से हम फुट से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो ये पॉइंट है C और दूसरा पॉइंट गिवन है टावर से D। जो C की डिस्टेंस है वो 4 मीटर गिवन है और D की डिस्टेंस 16 मीटर गिवन है। और टावर की हाइट हम h एज्यूम कर लेंगे क्योंकि हमें हाइट ही कैलकुलेट करनी है। और सपोज ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। क्योंकि हमें टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है तो इसलिए हम P और B में रिलेशन यूज कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू P/B मीन्स H/4। और सिमिलरली tan बीटा क्या हो जाएगा, P/completely B, तो H/16। ये हमारे रिलेशन हो गए। अब हमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसको हमें यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, हम लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा। ठीक है, तो यहां से हम tan यूज कर लेंगे दोनों साइड। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू tan 90 माइनस बीटा। और tan अल्फा की वैल्यू हमें पता है क्या है, h/4। और tan 90 माइनस बीटा कितना होगा, कोट बीटा। तो कोट बीटा, और कोट बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा हमें पता है h/16, तो कोट बीटा 1/tan बीटा होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 16/h। अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा h² इक्वल्स टू 4 × 16 मीन्स 64 और h आ जाएगा √64 मीन्स 8। तो हमारी जो हाइट ऑफ टावर है वो आ गई 8 मीटर। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। तो व्हाइट को मैं W से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, W इक्वल्स टू 15 एंड ब्लैक बॉल्स B इक्वल्स टू लेट अस से सम X balls. If the probability of drawing a black ball from the bag is thrice that of drawing a white ball, means क्या गिवन है, probability of B equals to 3 times probability of W means white balls. Find the number of black balls in the bag means basically हमें X कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल बॉल्स है वे कितनी हो गई बैग में, 15 प्लस X। तो हम यहाँ पे P भी लिख सकते हैं मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो क्या होगी X अपॉन टोटल, तो ये हो जाएगा X अपॉन 15 प्लस X इक्वल्स टू 3 इंटू PW भी लिख सकते हैं मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स। तो PW क्या होगा 15/15 प्लस X, तो 15/15 प्लस X। ये सब आसानी से आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो 15 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा 3 × 15 मीन्स x इक्वल्स टू 45। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक बॉल्स हैं x मीन्स 45। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24/11, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो मैं एक PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। P है हमारा 2, -2 एंड Q है 3, 7 और जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ये क्या है 24/11, y। तो हम एज्यूम कर लें कि ये पॉइंट P और Q को K/1 में डिवाइड कर रहा है।
और हम फिर k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? x कोऑर्डिनेट पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 24/11 इक्वल्स टू k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व कर लेंगे थोड़ा, तो ये आ जाएगा 24/11 इक्वल्स टू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 24k प्लस 24 और 11 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33k प्लस 22। अब 33k इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा -33k इक्वल्स टू 22 माइनस 24। तो यहां से आ जाएगा -9k इक्वल्स टू -2। तो k हमारा आ जाएगा 2/9। ठीक है, तो हमारा जो रेशो है वो आ गया है k/1 आ गया 2/9। तो अब हमें वैल्यू ऑफ y भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम y कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू k इंटू 7, तो k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2, तो 1 इंटू -2 अपॉन सेम k प्लस 1। बट हमें अब k की वैल्यू भी पता है तो इसलिए हम k की वैल्यू पुट कर देंगे 2/9 और हो जाएगा 7 -2/2/9 प्लस 1। सिंपल है ये सोल्व करना। तो यहां से आ जाएगा y इक्वल्स टू 14/9 -2 यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/9। अब हम न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 18/9 एंड 11/9। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ से y आ जाएगा 14 माइनस 18 मीन्स -4/11। तो जो हमारी y की वैल्यू आई है वो आ गई है -4/11। समझ में आया? बहुत ही आसान था ये सब प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर 2 concentric circles with center O have radii 21 centimeter and 42 centimeter. If angle AOB is 60 degree, find the area of the shaded region. तो आप फिगर में देख सकते हैं कि एक शेडेड रीजन गिवन है जिसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं इस आउटर सर्कल को बोल देता हूँ C1 और इनर सर्कल को बोल देता हूँ C2। तो शेडेड रीजन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इस टोटल सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स C1 माइनस C2, और फिर हम ABCD का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो एरिया ऑफ C1 माइनस C2 क्या होगा? पाई आउटर सर्कल का रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई इनर सर्कल का रेडियस का स्क्वायर। तो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, तो मैं पाई कॉमन ले सकता हूं तो ये आ जाएगा 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब हमें ABCD का एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, OAB सेक्टर में से OCD सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू, तो OAB का एरिया कितना होगा, θ/360 होता है, तो हमारा एंगल हो जाएगा 60/360, पाई 42 का स्क्वायर माइनस, अब OCD का करेंगे तो इसका भी एंगल 60 डिग्री ही गिवन है, तो ये हो जाएगा पाई 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो 60 से 360 6 टाइम्स जाएगा और 60 से 360 6 टाइम जाएगा, तो π/6 हम यहाँ पे दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों रिक्वायर्ड एरियाज आ गए हैं। अब हम शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन C1 माइनस C2 वाले एरिया में से हमें सिर्फ ABCD का एरिया माइनस करना है, तो पाई
42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर माइनस दिस एरिया, तो ये कितना है पाई बाय 6, 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन ही है दोनों में, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, -21 स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म में से पाई बचेगा और सेकंड टर्म में से पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6 को सोल्व करें तो आ जाएगा 5 पाई बाय 6, और ये है 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा शेडेड रीजन का एरिया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। वाटर इन अ कैनाल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप is flowing with a speed of 25 km per hour. How much area can it irrigate in 40 minutes if 10 centimeter of standing water is required for irrigation? तो हमें कैनाल के वाटर से एक एरिया इरिगेट करना है। तो रफली मैं एक कैनाल ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली ये एक क्यूबॉइड ही है जिसकी हेल्प से कैनाल को विजुअलाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जो ये विड्थ है इसकी ये गिवन है 5.4 मीटर, और जो इसकी डेप्थ है ये गिवन है 1.8 मीटर, ठीक है। और जो इसमें वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और इस वाटर की हेल्प से हमें एरिया इरिगेट करना है, वो भी मैं बना लेता हूं क्यूबॉइड की फॉर्म में, समथिंग लाइक दिस। जो ये एरिया है इसी को इरिगेट करना है। सपोज ये ए है, और जो इसकी हाइट होनी चाहिए स्टैंडिंग वाटर कितना है 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर को हम 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो हमें यही एरिया फाइनली कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पीड की यूनिट चेंज कर लेते हैं। तो स्पीड गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लिख सकते हैं मीटर में चेंज करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा मीटर पर मिनट। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि सारी की सारी यूनिट्स मीटर में गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है 40 मिनट्स में, तो इसलिए मैंने मिनट में भी चेंज कर लिया। तो अब हम चेक करेंगे कि 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो कर रहा है। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम पर मिनट इक्वल्स टू, ये एरिया है 1.8 इंटू 5.4 इंटू स्पीड, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1000 अपॉन 60, और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये आ जाएगा सोल्व करके 4050 मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये पर मिनट वॉल्यूम फ्लो हमें पता चल गया है। अब हमें इरिगेशन करनी है 40 मिनट्स में, तो हम 40 मिनट्स में वॉल्यूम फ्लो चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इन 40 मिनट्स, चलिए देखते हैं कितना आएगा, इक्वल टू 4050 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 1,62,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम इन 40 मिनट्स, ठीक है। अब हमें इसी वॉल्यूम से इरिगेशन करनी है ऑफ एरिया ए, तो हम क्या कर लेंगे एरिया इंटू 0.1, तो ये क्या आ गया इस फील्ड का वॉल्यूम आ गया है। इस फील्ड को कितने से फिल करना है हमें, इस एरिया इस वॉल्यूम से, तो ये आ जाएगा 162,000। तो यहां से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो 162,000 अपॉन 0.1, तो ये एरिया कितना आ जाएगा 16,20,000 मीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे यूनिट्स पे बहुत जरूरी ध्यान देना है। अब मीटर स्क्वायर में आ गया है, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। सेट 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लर्नो हब पे बने रहिए, जहां पर सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।